हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और वो सैंपल पेपर है मैथमेटिक्स बेसिक का, जो कि HBSC ने इशू किया है। ठीक है, और ये कोड बी का मतलब ABCD नहीं है, कोड बी का मतलब है बेसिक। बेसिक का मतलब आधार गणित। और एक वीडियो मैंने ये भी बनाई है अभी कल ही की, जो बच्चे बेसिक मैथ्स ले रहे हैं अब वो बच्चे 11th क्लास में भी मैथ्स पढ़ सकेंगे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। जब आप फाइनल पेपर में बैठोगे तो बिल्कुल इसी तरह का पेपर आपको मिलेगा, बस उस पर सैंपल पेपर नहीं लिखा होगा। ये आपकी इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी कि आपने चेक करना है कि आपको जो पेपर मिला है उसके 20 पेज छपे हुए हैं या नहीं, और 38 क्वेश्चन उस पर हैं या नहीं। ठीक है, और राइट साइड में जो कोड लिखा होगा वो आपको अपनी आंसर शीट पर लिखना पड़ेगा। मेरी बात को ध्यान से समझना कि जब आप पेपर देने जाओगे तो यहाँ आपको एक 4-5 अंकों का कोड लिखा हुआ मिलेगा और एक आपको आंसर शीट भी वहीं से मिलेगी। तो उस आंसर शीट के पहले पेज पे क्वेश्चन पेपर का कोड लिख देना है कि भाई मेरे पास इस कोड नंबर का क्वेश्चन पेपर आया था। जिस भी प्रश्न का उत्तर देते हो तो पहले उसका सीरियल नंबर जरूर डालना है। क्वेश्चन को आंसर शीट पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डाला, सीधा सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 डाला, तो ऐसे 38 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और खाली पेज नहीं छोड़ना है आंसर शीट पर। ठीक है, कोई अतिरिक्त शीट आपको मिलती नहीं है, ये बात भी क्लियर करके चलना है। पहली बार बोर्ड एग्जाम में बैठोगे आपको 32 शीट शायद मिलती हैं, तो उन 32 शीट के अलावा आपको और कोई शीट मिलने वाली नहीं है। और रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पे जरूर लिखना है। ये क्वेश्चन पेपर अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, ये यहाँ रोल नंबर की जगह खाली है, इस पे भी लिखना है। इन छोटी छोटी बातों पे आपके केस बन जाते हैं। अगर आपने रोल नंबर नहीं लिख रखा है तो भाई आपने क्यों नहीं लिख रखा, पेपर इधर उधर नहीं सरकाना, इस तरह करके। तो और ये जरूर देख ले कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है वो कहीं से फटा हुआ ना हो, बिल्कुल पूरा हो, सारे क्वेश्चन सही सही छप रहे हो शुरू करने से पहले। अगर पेपर शुरू कर दिया बाद में तुमने देखा भी क्वेश्चन नंबर 15 तो छप नहीं रहा, फिर कोई आपको पेपर बदल के नहीं देगा। ये बातें समझ आ गई। और ये बाकी बातें वही हैं जो हमारी आती हैं कि 5 सेक्शन होंगे ABCDE। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, दूसरे में ये 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आ जाएंगे, फिर तीसरे सेक्शन में 3-3 नंबर के आएंगे, चौथे में 4 क्वेश्चन आ जाएंगे 5-5 नंबर के, पांचवे में 3 क्वेश्चन आ जाएंगे 4-4 नंबर के, और ये केस स्टडी क्वेश्चन हमारे होंगे और इनमें इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो जो जैसे ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस हैं, जो जैसा मिलेगा वो अब हम देखते चलेंगे। अब यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है। जब पेपर फाइनल में करो आंसर शीट में, तो वहां पे भी अपना सेक्शन तो जरूर लिखाना है ना। भाई मान लो पहला ही सेक्शन है तो आंसर शीट पे लिख दो भैया सेक्शन ए। सेक्शन ए लिख दिया। अब 20 क्वेश्चन है तो उन 20 क्वेश्चन की जगह छोड़ लो, जो आए वो करते चले जाओ, जो ना आए उनको छोड़ दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। पहला क्वेश्चन है 12, 21 और 15 का HCF और LCM दोनों बताना है। तो आपको सिंपल पता है कि इनके फैक्टर कर लो। 12, 21 और 15 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। अब भाई 12, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। वैसे तो क्या माना जाता है कि आपको ये आते हैं, तो जल्दी जल्दी करना है। 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अब अगला ले लो 21, 2 के पहाड़े में तो आता नहीं, तो 3 7 21, बिल्कुल सिंपल। 3 7 जा 21 और बच गया 15। 15 के भी मैं डायरेक्ट कर दूं तो 3 5 15। अब HCF क्या होता है, जो तीनों में मिले, तो तीनों में केवल 3 मिल रहा है, तो जो HCF है वो तो हो जाएगा 3। और LCM क्या होता है कि दो तरीके से आप समझ सकते हो। देखो मैं एक बात बताऊं, आपने यहाँ पर ऐसे गोल घेरा लगा दिया, तीनों मिल रहे हैं, ध्यान देना भाई अक्षर है भाई, तीनों पे गोल घेरा लगा दिया ना, तो एक बार तो इस 3 को लिख लो और जो बच गए वे सारे लिख लो, LCM आ जाएगा। है मेरी बात समझ रहे हो भाई। 12 के गुणनखंड करे 21 की, ये क्वेश्चन बड़ों में भी आ सकता है। 15 के गुणनखंड करे, कर दिए गुणनखंड।
अब गुणनखंड करने के बाद जो सब में मैच कर रहा है उनको तो एक ही बार लिखना है, और उनके अलावा जो बच जाए वो सारे भी लिखने हैं एलसीएम में। तो एलसीएम में 2 को लिखना है दोनों बार, 3 एक ही बार लिखना है, 7 लिखना है और 5 लिखना है। अब गुणा में कई बार दिक्कत आती है, तो 2 और 5 का जोड़ा बना लो 10, 7 या 21, 21 दूनी 42, और 42 को 10 से करोगे तो 420। अब एक बात का और ध्यान रखना, 3 और 420 है, यहाँ पर ये भी है और ये भी है, किस पे निशान लगाऊं? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी पे। क्यों? क्योंकि उसने पहले नंबर पे एचसीएफ लिखा है, दूसरे नंबर पे एलसीएम, और हमारा एचसीएफ 3 है, तो हम इस पर निशान लगाएंगे। तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। आंसर जल्दी में हम अगर इस पे निशान लगा दिया जल्दी में, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, गलत। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। एक अभाज्य संख्या के अभाज्य संख्या क्या कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अकेला नहीं, 2 गुणनखंड होते हैं भैया। अभाज्य संख्या के प्राइम पूछ रहा है, ये कितने अभाज्य गुणनखंड होते हैं, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। मान लो 5 ले लिया, तो 5 के गुणनखंड तो 2 होते हैं, 5 एकम 5, लेकिन अभाज्य कौन सा होता है? एक ही होता है, वो संख्या खुद। तो केवल एक ही अभाज्य गुणनखंड होता है, एग्जैक्टली 1 प्राइम फैक्टर, है ना। बी उत्तर आ गया। तीसरे पे आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तब करना है। बहुपद के शून्यक, अब ये क्वेश्चन तो 1 नंबर के हिसाब से वैसे थोड़ा लंबा है कि 7x की 2 घटा 11/3x घटा 2/3 के शून्यक बताने हैं। तो या तो इसका लघुत्तम ले लो, नहीं तो देखो बीच का जो पद है ना वो है 11/3, और इसको लोगे तो 7 गुणा 2/3, ये आ गया 14/3। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको जोड़ो या घटाओ तो 11/3 आए और गुणा करो तो 14/3 आए। अब यहाँ हमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब बहुत बच्चों को तो ये चीज समझ ही नहीं आएगी, तो उसके लिए तरीका क्या है कि इसका बटे खत्म कर दो, इसका जो फ्रैक्शन है वो खत्म कर दो, और 3 एलसीएम ले लो। 7/1 है, 3 7 21x², 3 से 3 कट गया 11x, और 3 से 3 कट गया 2। अब ये बच गया हमारे पास, अलग से करूं तो मैं 21x की 2 घटा 11x घटा 2। ध्यान देना, 21 दूनी 42 और बीच में आ रहा है 11। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको जोड़ो या घटाओ तो 11 आए और गुणा करो तो 42 आए। अब 42 को मैं डायरेक्ट बताऊं तो 14 तिये 42, और 14 में से 3 गए 11 आ जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा है, मैंने पहले ही बता दिया। तो घटा का 14x जमा का 3x घटा 2, पहले दोनों में से 7x कॉमन ले लो, तो ये बच गया। 21 को 7 से भाग करोगे 3x, 14 को 7 से करोगे 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी कॉमन ना हो वहां 1, बहुत बढ़िया, 3x घटा 2। अब दोनों में से 3x घटा 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट 7x जमा 1। ये टुकड़े हाँ शून्यक आ गए, इस बल्कि यहीं से निकाल लो चाहे शून्यक। फिर ये 3 वाली दिक्कत आएगी जो बटे में है, तो इनको पहले यहाँ लिखो, 3x घटा 2 ब्रैकेट 7x जमा 1 और बटे में 3। अब ये 3 किसी एक के नीचे लगाना है आपने, दोनों के नीचे नहीं लगाना। अगर इनके बीच में जमा घटा होती तो ये दोनों के साथ अलग अलग होता। अब ये किसी एक के नीचे आएगा, और हमारे उत्तर में सब जगह 2/3 चल रहा है, तो यहाँ इसको यहीं पर ले लो, 2 के नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले लें, 3x घटा 2 के नीचे 3 ले लिया, और इसको अलग ले लिया। इसको खोलोगे ना बेटा, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, x घटा 2/3, और ये आ गया 7x जमा 1। अब इसको रख दो 0 के बराबर। तो जब तुम इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की एक वैल्यू तो 2/3 आएगी, ये परली तरफ जाएगा तो माइनस का 1/7, 2/3 और माइनस का 1, ऑप्शन नंबर 4। ये थोड़ा मुश्किल था क्वेश्चन। चौथे पे आ जाओ, बेसिक है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल 0 लेवल का पेपर आएगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 7n घटा 4 है, तो समांतर श्रेणी का सारवंतर, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन इट्स कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस यानी d सबको पता है a2 घटा a1 होता है। अब a2 और a1 निकालने हैं, लेकिन हमें ना a1 दे रखा ना a2। nवां पद का मतलब हमें an दे रखा है, an का मतलब 7n घटा 4। तो हाँ 1 के लिए क्या करें,
n की जगह 1 पुट कर दो तो a1 आ गया। तो 7 ब्रैकेट 1 घटा 4, 7 में से 4 गए 3। अब इसी के अंदर n की जगह 2 पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो a2 बराबर है 7 ब्रैकेट 2 घटा 4, 7 दूनी 14 में से 4 गए 10। a2 10 आ गया, a1 3 आ गया, ये निकाल दो 10 घटा 3 यानी 7। तो d की वैल्यू 7 आ जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात समीकरण के मूल हैं, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी एक्सरसाइज 4.2 में से है शायद, अब तो 2 ही रहेगी ना एक्सरसाइज, लास्ट वाली एक्सरसाइज है, मतलब एक शायद डिलीट हो रही है। तो मूल मतलब नेचर बताना है कि कैसे हैं रूट्स, रियल हैं, इरेशनल, अपरिमेय है, परिमेय है, वास्तविक है, नहीं है। तो इनके लिए एक ही चीज काम करेगी और वो है बी की 2 माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर। और ये बात हर बच्चे को याद होनी चाहिए, रिवीजन का रिवीजन हो रहा है ये आपका। अगर डी पॉजिटिव है तो दो भिन्न और वास्तविक हल आएंगे, यानी कि दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। तो डी पॉजिटिव है तो दोनों उत्तर अलग अलग और वास्तविक आएंगे। डी अगर 0 के बराबर है तो दोनों उत्तर समान आएंगे लेकिन वास्तविक आएंगे, वास्तविक का मतलब रियल नंबर। और अगर डी का उत्तर 0 से छोटा होता है तो कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक माने रियल सॉल्यूशन नहीं है, ये बात याद रखनी है। अब तुम इसमें डी निकाल लो, इसको निशान लगा लो ऐसे। अब इसकी तुलना अगर मैं करूं समीकरण से, समीकरण क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0। अब तुम ए बी सी बताओ मेरे को, इसमें से क्या आएगा, ए एक आएगा, बी भी एक आएगा, सी माइनस 1 आएगा। तो यहाँ निकाल दो अब इसको, यहाँ पे डी की वैल्यू, बी 1 का वर्ग 4, ए की जगह 1, सी की जगह -1, 1 का वर्ग 1, घटा घटा जमा 4 एकम 4, 5 यानी पॉजिटिव आ गया। डी पॉजिटिव आ गया तो हमारे दोनों उत्तर अलग अलग और वास्तविक आएंगे। अब एक चीज का यहाँ ध्यान देना है, तो अब जब 5 पॉजिटिव आ गया तो दोनों उत्तर भिन्न और वास्तविक आएंगे। अब वास्तविक का मतलब परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, यानी हमें उत्तर निकाल के देखने पड़ेंगे। तो हमारा फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। याद कर लो, माइनस बी एक है, प्लस माइनस 5 का अंडर रूट और 2 एकम 2। तो ये भैया 5 का जो अंडर रूट है वो तो अपरिमेय होता है, एम आई राइट। तो जो दोनों उत्तर आ रहे हैं वो अपरिमेय आ रहे हैं और अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है ना। सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, कर चुके हैं हम। तो हमारा सही उत्तर आएगा ऑप्शन ए। तो ये बेसिक के हिसाब से भी क्वेश्चन तो जबरदस्त है भाई, ऐसा नहीं है कि बेसिक का पेपर है तो क्वेश्चन थोड़ा कितना घुमा के दे रखा है इन्होंने, ये एनसीईआरटी से नहीं है। बाकी हम होप कर रहे हैं कि थोड़ा इजी आए और भी। छठे पे आ जाओ, बिंदु -3,4 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इसकी ट्रिक भी बता दूंगी मैं, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा उस ट्रिक से, लेकिन फिर भी x -3 है तो ये तो -3 हो गया, 1 2 3 4, और ये हमारा -4 हो गया। ये पॉइंट है, मान लो इसका नाम है a, -3,4 y। देखो मेरी बात सुन लेना कि ये लाइन y है और इस बिंदु की y से दूरी ये है, ठीक है। इस बिंदु की y से दूरी ये है और ये कितना है, 3 है। तो ये दूरी 3 है, -3 भी नहीं आएगी क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। वो तो बस इतना है कि भैया इस तरफ चल रहे हैं तो नेगेटिव मान रहे हैं और इस तरफ चल रहे हैं तो पॉजिटिव। बाकी 3 अगर कोई इधर चल रहा है और 3 इधर चल रहा है तो दोनों चले तो 3 ही है। समझ में आ गई बात। तो ये दूरी हमारी 3 आ जाएगी। अब इसका शॉर्टकट क्या है कि जब भी कोई बिंदु दे दे और y से दूरी मांगे तो x वाला निर्देशांक बता दो, और x से दूरी मांगे तो y वाला निर्देशांक बता देना है। आगे चलें, 7वें पे आ जाओ। नीचे दी गई आकृति में x और y के किन मानों के लिए त्रिभुज एबीसी और क्यूआरपी समरूप होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ सकते हैं पिछले क्वेश्चन को भी कि इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस थी। मैं इंग्लिश मीडियम साथ साथ नहीं ले पा रही, अब ले लेते हैं कि देखो, व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y विल मेक दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर इन द फिगर। इन दोनों फिगर में जो ये ट्रायंगल दे रखे हैं ये कब समरूप होंगे।
लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की है, ये भी फिर से सीधा क्वेश्चन नहीं है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज QRP है, तो बेटा जी AB की तुलना QR से करनी पड़ेगी। ये देख लो, AB की तुलना QR से करनी पड़ेगी। BC की तुलना RP से, BC की तुलना RP या PR से करनी पड़ेगी। और तीसरे पे आ जाओ तो AC यानी कि इसकी तुलना इस तीसरी भुजा PQ से करनी पड़ेगी। समझ गए कलर के हिसाब से? पक्का? पक्का भाई, ये दोनों की तुलना करनी है, इन दोनों की तुलना करनी है और इन दोनों की। इन अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, when two triangles are similar then ratio of their sides are equal, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब तुम कलर वाइज भी ले लो, नीले के ऊपर नीचे नीला तो 2/4 बराबर है, काले के नीचे काला तो 2.5/x, और इसके नीचे कहाँ गया ये वाला 3/y। अब ये x और y दोनों बताने हैं। दो तरीके हैं, 2 का दुगुना 4 है तो 2.5 का दुगुना 5 और 3 का दुगुना 6। वर्बल क्वेश्चन है, x 5 और y 6। बाकी एक तरीका ये भी है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 बराबर है 2.5/x है, आर पार गुणा कर दो, x उधर चला गया, 2.5 गुणा 2, x की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही इन दोनों को बराबर ले लो, 1/2 3/y के बराबर है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो हमारा ये टिक का निशान यहाँ से हटा दूं तो हमारा जो आंसर है वो ये बी आ जाएगा कि x 5 है और y 6 है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। दी गई आकृति में किस बिंदु से r त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती? इन द गिवन फिगर, ये फिगर है, फ्रॉम विच पॉइंट कैन द टेंजेंट नॉट बी ड्रॉन टू द सर्कल विद रेडियस स्मॉल r? r रेडियस वाला ये छोटा सर्कल है और 3 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है y, एक पॉइंट है x, 4 है पॉइंट, एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है P। इन चारों में से कौन सा पॉइंट लें कि इसके ऊपर त्रिज्या वो स्पर्श रेखा ना खींचे? y, क्योंकि y इसके अंदर है, y पॉइंट इसके अंदर है और अंदर के किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन मतलब सीधे नहीं है भाई बिल्कुल भी, ये सीधा है 9वां। इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। यदि बाह्य बिंदु P से, ये बाह्य बिंदु है P, O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA और PB, ये PA है ये PB है, और दोनों के बीच में 80 डिग्री का पूरा कोण है। ठीक है, ये हमें पता है कि ये त्रिज्या है तो ये एंगल 90 होता है, ये त्रिज्या है तो ये एंगल भी 90 होता है। तो कोण POA, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, POA। तो POA हमने निकालना, यानी ये वाला निकालना। इसके दो तरीके हैं, ये पूरा चतुर्भुज ले लो, पूरे चतुर्भुज में ये 80 है, ये 90 है, क्योंकि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, और ये 90 है, तो ये चौथा पूरा कोण आ जाएगा। 90 और 90 180 और 80 260, नहीं अरे 180 90 90 90 90 180 में 80 जोड़ोगे 260, और 360 में से 260 घटाओगे तो कितना बच गया? 100। तो ये पूरा एंगल आ गया 100 डिग्री का, और ऊपर वाला इसका आधा हो जाएगा 50 डिग्री, तो 50 सही आएगा। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, वो तरीका क्या है कि आप ये आधा त्रिभुज ले लो। अब आधे त्रिभुज में ये पूरा कोण 80 है तो ये आधा 40 का, ये 90 का, 90 और 40 130, और तीसरा कोण आ जाएगा 50 डिग्री का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। क्लियर हो गया? मैंने दोनों तरीकों से बता दिया है। 10वां आ जाए, सेम है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। सीकेंट स्क्वायर 30 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। सीकेंट 30 मुझे भी याद नहीं है, कोस 30 याद है मुझे, √3/2, तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। टेंजेंट 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला हो गया, नीचे आ जाओ। साइन 30 1/2, वेरी गुड। और कोस 30 वर्गमूल 3/2 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलना आता है? 2 का वर्ग 4/3 जमा 1/3, और इसका वर्ग खोलोगे 1/4 प्लस 3/4।
छोटी छोटी ट्रिक याद रखनी है जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं। यहाँ हमारा ये हर जो है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 5/3 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 4/4। 4 से 4 कट गया 1, 5/3 रह जाएगा जो कि ऑप्शन बी है। 11वें पे आ जाओ। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन थीटा जमा कोस थीटा का क्या मान है? देखो इसमें क्या छुपा हुआ है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा 0 है। कोस थीटा को राइट साइड में ले जाओ तो साइन थीटा बराबर हो गया कोस थीटा के। और ये दोनों बराबर का कितने पे होते हैं पता हो तो? या नहीं, दोनों उत्तर, दोनों की वैल्यू कितने डिग्री के एंगल पे सेम आती है, साइन और कोस की? नहीं नहीं, सेम एंगल पे। अरे देखो इसके दो तरीके हैं, सेम एंगल बता देती हूँ। वैसे में 45, तुम चाहो तो कोस को इधर भी ला सकती हो साइन के नीचे, तो टेंजेंट थीटा 1। लेकिन तुम्हें एक बात याद नहीं है कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है तो साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी, तो ये 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है। अब हमने ये निकालना है, अब हमने निकालना है साइन थीटा जमा कोस थीटा, तो इसका मतलब हमने निकालना है साइन 45 जमा कोस 45, यानी कि 1/√2 जमा 1/√2, तो ये हो गया 2/√2 और 2 से √2 कट जाएगा तो खाली √2 आ जाएगा। ये आ जाएगा, समझ गए? थोड़ा ध्यान से पढ़ के करने के। 12वां, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप। वाह जी वाह। द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सरकमफ्रेंस दिस। क्या कह रहा है ये? आसान क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी भाई। ये क्या कह रहा है और क्या निकालना है वो चीज समझनी पड़ेगी। ये वृत्त है, चतुर्थांश का मतलब वृत्त के कर दिए 4 टुकड़े और इस एक का परिमाप निकालना है, तो ये चतुर्थांश है, तो ये पूरी लंबाई ए, ये समझ रहे हो? ये कितना है? ये त्रिज्या है और फिर ये, इनको जोड़ना है। अब नतीजा तो नहीं पता, फिर त्रिज्या नहीं पता तो पहले तो परिधि पता है, तो परिधि से पहले त्रिज्या निकालो। 2πr परिधि है 22, पाई का मतलब 22/7 गुणा r। देखो 22 से 22 कट गया, 7 परली तरफ, r यहीं रह गया, 7 ऊपर 2 नीचे, ये आ गई त्रिज्या। क्लियर है? अब क्वेश्चन को समझना, ये चतुर्थांश है बेटा और इसका भी परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब ये त्रिज्या जमा त्रिज्या और जमा ये। अब पूरे वृत्त की परिधि याद है कितनी होती है? अभी देखी हमने नहीं, पूरे वृत्त की परिधि का फॉर्मूला वैसे 22 है। वेरी गुड, 22 है। तो ये और भी बढ़िया बात है, तो 22 का चौथा हिस्सा है ये, नहीं 22 का चौथा हिस्सा है ये भाई। एक हिस्सा ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये तो चौथा हिस्सा हो गया। लेकिन जब इस पूरे की परिमाप निकालेंगे तो ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। ठीक है, चलूं आगे। तो अब तुम यहाँ लिखोगे चतुर्थांश का परिमाप। ये लिखना नहीं है, ये तो मैं तुम्हें बस वैसे ही समझा रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। आर, ये आर और ये पूरी परिधि का चौथा हिस्सा है, यानी 22/4 में डायरेक्ट लिख दो तो ये आ गया r जमा 22/4। r का मतलब 7/2 जमा 7/2 जमा 22/4। 4 लघुत्तम ले लो, 4 लघुत्तम ले लो तो 2 दूनी 4, 14 जमा 14 जमा 22, 14 14 28 में 22 जोड़ोगे 50/4। 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 12.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आ जाएगा। बिल्कुल नहीं कट सकता था, मैंने जानबूझ के नहीं काटा। हाँ 11, ओहो सॉरी, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया शिवानी ने। देखो भाई, ये और भी बढ़िया आइडिया दे दिया शिवानी ने कि भैया ये कट गया, 11/2 आ गया, ये आ गया 11/2, और भी आसान हो गया। अब 2 नीचे लघुत्तम है, 7 7 14 और 11 25/2। 25 का आधा करोगे तो 12.5। वेरी गुड, ऐसे ध्यान करा करो, जल्दी जल्दी करने होते हैं ना एक एक नंबर के। तो हमें 13वें पे आ जाओ। यदि 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल इतना है तो त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई क्या? ही पेपर दे रखा है इन्होंने, ये बेसिक का पेपर है क्या? लग तो नहीं रहा मेरे को। ये वृत्त है, ये वृत्त का त्रिज्या 1
त्रिज्या 2, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 36 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी कि जो ये त्रिज्या खंड है ये 54 है, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है उससे हमें कोण मिल जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर। ये 54 पाई है बच्चे, ध्यान देना, बराबर है 54 पाई। तो पाई से पाई कट गया और आर भी पता है हमें 36, तो इसको रख दो थीटा गुणा 36 गुणा 36 बटे 360 बराबर है 54। देखो 36 एकम 36 और ये धाई आ गया, थोड़ा सा उधर ले जाते हैं, थीटा आ गया 54 गुणा 10 बटे 36। 9 चौक 36 और 9 छिक 54, ठीक कर रही हूँ मैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और ये आ गया 3 पंजे 15 डिग्री। जो ये एंगल आया है ना ये कितना आ गया हमारा 15 डिग्री आ गया। अब हमें त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई निकालनी है, यानी कि ये निकालना है ये। और चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर। 15 बटे 360 गुणा 2 पाई को पाई भी रख सकते हैं, जब इसने यहाँ पे पाई में रख रखा है तो मर्जी है तुम्हारी। 22 बटे 7 और आर का मतलब 36। देखो 36 धाई और 2 पंजे और 5 तिये तो 66 बटे 5 तिये 15 तो 66 बटे 7 सेंटीमीटर आ गया। इसको डेसिमल में बदलना हो तो डेसिमल में बदलना। पेपर तो भैया टफ है थोड़ा, है ना, बेसिक के हिसाब से भी। ये बेसिक है, वो तो और भी टफ था स्टैंडर्ड वाला, उसको बाद में करेंगे। एक शंकु और बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का बिल्कुल सिंपल है 1/3 होता है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल बराबर है ना। तो शंकु का आयतन ऊपर लेना है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वेयर एच, दोनों कट जाएगा 1/3 और ये 1:3 आ जाएगा। शंकु का आयतन वैसे भी बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ गए होंगे कि रेशियो वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1:3 में होता है। अच्छा जी 15वां आप तुम ही बता दो। ये टेबल दे रखी है, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग के लिए क्या करते हैं, कौन सा है बहुलक वर्ग, जल्दी बताओ। 30 से 40। अधिकतम बारंबारता को देखेंगे, ये बहुलक वर्ग है 30 से 40 और इसकी निम्न वर्ग सीमा 30 है, तो ये आसान था। 16वें पे आ जाओ। बंटन के लिए माध्य 25 है, बहुलक 22 है, तो माध्यक ज्ञात करो। तो इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला अपना याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में है, मैं करवा भी चुकी हूँ। बहुलक होता है 3 माध्यक, यानी माध्यक का तिगुना घटा माध्य का दुगुना। अब बहुलक तो 22 है, माध्यक पता नहीं है, मैं m लिख देती हूँ उसकी जगह, और माध्य 25 है, तो ये हो गया 2 गुणा 25, 25 दूनी 50। तो 22 बराबर है 3m घटा 50। 50 को इधर ले जाओ, जुड़ जाएगा। 22 जमा 50 बराबर है 3m। 72 बराबर है 3m। दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, 24 3 72 होता है, ठीक है। 3 दूनी 6 3 चौक 12। तो माध्यक कितना आ जाएगा, मीडियन कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 4 क्वेश्चन और रह गए, छोटे छोटे हैं। 52 ताश के पत्तों की फेंटी गई गड्डी से फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता निकालने की क्या प्रायिकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फेस कार्ड। तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं तस्वीर के, 52 पत्तों में से तस्वीर के, याद करो। बेगम और गुलाम और बादशाह। हाँ देखो ध्यान कर लो, क्यू के और जे, बताओ, चलो तुम बताओ। 12 पत्ते होते हैं बच्चे, 4 जोकर होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं और 4 ही किंग होते हैं, तो कुल हो गए 12, कुल हो गए 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 12/52। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3/13 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसी तरह का लगभग उसमें दे रखा था, लेकिन उसमें ABCD में था। देखेंगे ये पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज। यदि P बराबर है 2 की घात 3, 3 की 2 गुणा 5 है, कर चुके हैं पहला क्वेश्चन में। क्यू इसके बराबर है 2 की 2, 3 की 3, तो P और क्यू का लघुत्तम समापवर्तक क्या है। देखो तुम्हें मैं एक तरीका बता दूं, जिन बच्चों को घात से ना आए,
घात में तो क्या होता है, देखो दोनों तरीके से बताती हूँ। पहले तो मैं डायरेक्ट एलसीएम बताती हूँ। 2 है, 3 है, 5 है। 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, 5 को भी ले लो और सबकी अधिकतम घात ले लो। 2 यहाँ 3 बार है और इसमें 2 बार है, तो 2 को 3 बार लेना है। 3 यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 3 को कितनी बार लेना है? 3 बार। और 5 एक ही बार है, तो ये आ जाएगा। इसको खोलना चाहो तो खोल लो। 8 3 तिया 9 तिया 27 गुणा 5, 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, ये आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जिन बच्चों को समझ ना आए, पी को खोल लो। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। क्यू को भी खोल लो। 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब इसमें लघुत्तम के लिए हर फैक्टर उठाना, हर एक, कोई सा भी नहीं छोड़ना, लेकिन अधिकतम बार लेना है। अब 2 यहाँ 2 बार है, तो यहाँ 3 बार है, तो 2 को 3 बार लेना है। 3 इसमें 2 बार है और इसमें 3 बार है, तो 3 को भी 3 बार लेना है। 5 यहाँ एक ही बार है, तो 5 से यही आंसर आ जाएगा। गुणा एक बार फिर चेक कर लेना। 8 पंजे 40, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108, बिल्कुल सही है। और अब ये दो आपके असर्शन रीजन के आ जाते हैं, जो हम सबको पता है। तो 19वां क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। यदि साइन थीटा 1 है तो कोस थीटा 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साइन थीटा 1 90 पे होता है, तो कोस थीटा 0 होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये गलत है। क्योंकि असली नियम क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो पहला सही है और अगला गलत है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। और अब जल्दी से लास्ट देखेंगे 20वां क्वेश्चन, इस सेक्शन का भी, इस वीडियो का भी। अभिकथन, दोनों को चेक करना है। अभिकथन और कारण को चेक करना है, सही कौन सा है, गलत कौन सा है। त्रिभुज ओ पी क्यू का परिमाप 9 है, जहां ओ मूल बिंदु है। मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब हम इसमें बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ये मूल बिंदु है। पी 3,0 है, तो ये पी हो गया। और 0,4 ये क्यू है, 0,4, और ये त्रिभुज है ओ पी क्यू, और इसका परिमाप 9 है। देखते हैं है या नहीं है 9? है भाई। ये दूरी कितनी है? 3 है। ये दूरी कितनी है? 4 है। तो ये दूरी हम किस चीज से निकाल सकते हैं? पाइथागोरस से। तो 5 आ जाएगी। अब परिमाप कितना आया त्रिभुज का? परिमाप कितना है? 12 आया। ये कह रहा है कि 9 है, ये ठीक कह रहा है? नहीं, गलत कह रहा है, फॉल्स है, असत्य है। किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, ये सत्य है। पहला गलत है, दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। और यही दोनों क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी दे रखे हैं, जो मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि साइन थीटा 1 है तो कोस थीटा 0 होता है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो इसका ऑप्शन सी आ जाएगा। ये मैंने अभी चेक करके दिखाया, ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। तो ये बेसिक सैंपल पेपर का सेक्शन ए का कंप्लीट सॉल्यूशन था। जिन बच्चों को समझ आया हो, अच्छा लगे, तो भाई वो सब्सक्राइब भी कर लिया करें और फ्रेंड्स को शेयर किया करें। बेसिक मैथ वाले बच्चे अब 11th में भी मैथ्स ले सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। थैंक यू।